सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी देवगिरी। क्लियर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ अक्सर एक पेपर में पूछा जाता है द्वार समुद्र। तो मैं आपको बता दूं कि द्वार समुद्र पहले कहा जाता था, लेकिन आधुनिक इसका नाम हो गया हेलविट। ठीक है, हेलविट, जो कि होयसल वंश की राजधानी ये हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अगर आपने बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई किया और आप लोग को लगता है कि हाँ मैंने लूसेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो बस वीडियो आपके लिए है और आप वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि क्या आज के इस कट ऑफ को आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चैलेंज आपके लिए। जनरल कैटेगरीज 44 मार्क्स, बीसी के लिए 42, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 40 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 41 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना अच्छा से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और राइट आंसर कमेंट करते रहिए। देखते हैं कि आपकी स्कोरिंग आज क्या रहती है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शैव धर्म को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो कि राजराजेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, क्योंकि ये शिव का काफ़ी फेमस भक्त था, तो इस वजह से अपनी राजधानी में इसने राजराजेश्वर का भव्य मंदिर की निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। बताइए कि हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो हिंसांग ने शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इनको पढ़ सकते हैं कि स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो किनसे ली थी, तो भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, और श्रवण बेलगोला में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उनका नाम चंद्रगिरी है और वहीं पर उन्होंने बनाया था जो कि चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी निर्माण किया था, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो श्रवण बेलगोला में हो गई थी। अच्छा, कभी कभी पूछा था कि श्रवण बेलगोला किस स्टेट में पड़ता है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिक्कन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। बुद्ध सिक्कन यानी मूर्ति भंजक कहता था, और वो कौन है, वो है मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामरस्की किस देश के हैं। गाटा कामरस्की जो है वो किस देश के हैं, और एक शतरंज प्लेयर है, वर्ल्ड फेमस शतरंज प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियंस भी रह चुके हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, यूएसए। और कुछ लोग इसका राइट आंसर रूस को टिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये रूस में जन्मे थे, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो यूएसए की थी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रम जो है वो किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रम जो होता है वो साइकिलिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, यामीन उद दौला की, साथ ही साथ यमीन उल मिल्लत की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो दोनों का मतलब भी आपको ध्यान में रखना होगा, हो सकता है कि दोनों का मतलब पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रवि कीर्ति, सॉरी यहाँ पे रवि कीर्ति होगा, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या फिर मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है। तो ये किस धर्म से संबंधित है। देखिए जिनेंद्र मंदिर या फिर मेगुती मंदिर जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से, और ये किस स्टेट में पड़ता है, कर्नाटक में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चौथ
मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? बताइए कि चौथ जो है वो किस शासकों ने वसूला? मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल की दीवानी जो कि प्रदान की थी, और वो शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, जो कि इलाहाबाद के संधि के तहत ये दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न की स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ साथ चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखते कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको दो नाम बताए जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा इन दो लोगों में से किसको अध्यक्ष बनाया गया था और किसे महासचिव बनाया गया था। दोनों लोग का नाम मैंने आपको बता दिया। तो नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सचिव थे और कौन महासचिव थे और कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीज के रूप में जाना जाता था? बताइए किसे लोकप्रिय नाम से लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट तो हमें जानना जरूरी होगा। चलिए, इस यहाँ पे मैंने लिख रखा। देखिए, खान अब्दुल गफ़ार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी इसको इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ गॉड कहते आंदोलन की शुरुआत की थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है वो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। थोड़ा सा आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? एकदम वीवीआई प्रश्न है, बताइए भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, साथ ही साथ लागू की जाती है? और वो है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। देखिए, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए बताइए आप कमेंट करके, ये जो आरबीआई का गठन किया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? यानी 1935 में इसका गठन किया गया तो किस सिफारिश की समिति पर किया गया था? किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो केरल के जो राजा रवि वर्मा थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वो चित्रकला में चित्रकार के रूप में काफ़ी फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं उपयोगी उत्पाद होते हैं। जो केसर में आप रेड कलर का देखते हैं वही होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 1959 की कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके कार्य के लिए। तो इस कार्य के लिए कार्नबर्ग को मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? और वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको पढ़िए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत की उद्घोषणा करने वाले भारत के वयोवृद्ध नेता, यानी जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ये कब से कब तक सदस्य के रूप में रहे थे? 1892 से लेकर के 1895 तक ही ब्रिटिश संसद में सदस्य रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? बताइए, ये जो कथन था किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना बताइए, तो आप क्या क्या बताएंगे? देखिए नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिसके वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक है, देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान आर्टिकल 71 में किया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, बताइए इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम। ठीक है, जिसको तरल हम सोना भी के नाम से जानते हैं, तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा पेट्रोलियम को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, बताइए कि कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? और वो सर्वप्रथम किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में। ठीक है, 1789 में किया गया था फर्स्ट टाइम। क्लियर। नेक्स्ट वन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? और सही आंसर हमारा हो जाता है साहू। ठीक है, साहू बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, और वो कौन है? और वो है कालिदास। ठीक है, कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास जो थे वो दरबारी कवि थे। दरबारी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? और वो आयु होती है 35 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आपको पता है कि आर्टिकल 58 क्या कहता है? देखिए, मैं आप में लिख रखा हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सभी योग्यताएं अगर आपके पास है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, भारत का एक नागरिक होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता पूरी करता हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की बात अगर की जाती है तो वहाँ पे वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता पूरी करता हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 58 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बुशमैन का संबंध क्या है? बुशमैन का संबंध क्या है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है बुशमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्रिटिश नायक थे जिसको दमन करने के उद्देश्य से। तो बिहार के जगदीशपुर में, और आपको पता है कि बिहार में जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। और वहाँ पे विद्रोह का दमन करने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे कौन? टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, टेलर और विंसेंट आयर यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। ध्यान रखेंगे, हडसन जो था वो कहाँ से संबंध था? हडसन दिल्ली और बरेली दोनों से संबंधित था, जबकि ह्यूरोज की बात करें तो ह्यूरोज झांसी से संबंधित थे, ह्यूरोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलभूत उद्योग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मूलभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? देखिए, वेल्ड जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसे कहते हैं वेल्ड। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। जबकि अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के अगर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो वो होता है सवाना। तो ये आपको याद रखना है, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह महासागर लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर में समुद्री बर्फ से ढका रहता है और सर्दियों में लगभग पूर्ण रूप से यह बर्फ से आच्छादित हो जाता है, ठीक है, और इसी कारणों से इसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर अब तक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक अकाउंट पे कीजिए, हर जगह फैला दीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि डनकाली मरुस्थल लीबिया। ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि डनकाली जो मरुस्थल है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है इथोपिया और सोमालिया में, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे जो कि गलत है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको सही से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दलहनी पौधे संबंधित है। दलहनी पौधे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? दलहनी जो पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनेसी से संबंधित है, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, आप इनको पढ़ करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी द्विबीजपत्री पौधों का विशाल कुल है और इनके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। आप इनको पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धान का खैरा रोग या फिर लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? एक्चुअली ये लघुपत्र रोग कभी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अक्सर पूछा जाता है कि धान का खैरा रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है जस्ता की कमी से, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और मैंने इस चैनल पे अपने चैनल पे ऑलरेडी करा चुका हूँ कि पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को किस तरह से याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बताइए, जो सेल है यानी कोशिका कह सकते हैं, किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल नाम का जो यहाँ पे शब्द दिया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है कि 1838-39 में, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने, और ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि सेंट्रियोल। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सेंट्रियोल। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों की जंतुओं से भिन्न करती है। पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाती है, ठीक है, चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की अनुपस्थिति में कोशिका में जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नोट डाउन कर की गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका की कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। ये अनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला पॉइंट ये है कि राइबोसोम की खोज 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की थी, ठीक है। और राइबोसोम का जो नामकरण हुआ था 1958 के वैज्ञानिक रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। तो ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं क्योंकि? धातुएं विद्युत का सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे उच्च ताप या फिर अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं?
उनको हम कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा, समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, बल एवं भार, इन तीनों का समान विमीय सूत्र, जबकि बल एवं दाब का समान नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं, जबकि बल एवं दाब यानी फोर्स और प्रेशर की विमा समान नहीं होती है। बल की जो विमा होता है mlt के पावर, यहाँ पे सॉरी mlt के पावर -2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा -2 होता है। और उसी तरह से दाब की जो विमा होती है ml के पावर -1 t के पावर -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलते हैं? अगर कोई भी अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने लगा रखा है। अगर मैं HCl, ठीक है, HCl अम्ल जो है इसका किसी धातु यानी सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होता है? देखिए अगर HCl को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नमक बाहर निकलेगा और गैस बाहर निकल जाता है, यानी कि NaCl अलग होगा और गैस जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? अंतिम रूप से समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। उन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था? अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोग उसका कमेंट करके राइट आंसर नहीं बताते, ऐसा क्यों यार? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस का कमेंट यानी सारी क्वेश्चंस का राइट आंसर मैं खुद ही बता दूंगा, आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चंस में मुझे उम्मीद से पूछता हूँ कि आप लोग शायद कुछ बता पाओगे, लेकिन अगर आप वो कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पूछने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा जो बंगाल गैजेट जो सबसे पहला हमारा समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा। ठीक है, तो क्या बता सकते हैं कि ये कब स्टार्ट किया गया था? जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने जो ये द बंगाल गैजेट स्टार्ट किया था, कब किया था? क्या कमेंट करके बता सकते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीला आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पीला आयोग। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताइए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? और वो युद्ध था वेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा का युद्ध हुआ कब था? 1759। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। तो नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपका राय हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट खुला रहेगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आप लोग दिल खोल कर कमेंट कीजिए और जो चाहे आप लोग बोल सकते हो, आप अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, तो क्यूज का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। क्यूज का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, साथ ही साथ इससे जुड़ी अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन पता हो तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। कमाल की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हाइडेस्पीस या फिर वितास्ता, जिसको हम आधुनिक नाम झेलम जानते हैं, कह सकते हैं कि झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए साथ ही साथ मैंने हर क्वेश्चंस में जहाँ पे ज़रूरत हो एक्सप्लेनेशन की वो कोशिश की है कि आपको अच्छी से एक्सप्लेनेशन के साथ
उस क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए। ठीक है, देखिए झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया था तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट समझ सकते हैं कि सिकंदर की सेना ने व्यास यानी कि विपाशा नदी को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर के साथ यहाँ पे दो नदियों के बारे में उल्लेख किया गया। पहला नदी सिकंदर जो कि झेलम नदी के साथ जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे विपाशा नदी यानी कि व्यास। ठीक है, व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह लगभग 19 महीनों तक जो कि भारत में रहा था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और इस युद्ध को, झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, इसको हाइडेस बीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर क्या होगा बताइए। आगे बढ़ने से पहले अपने चैलेंज के बारे में जान लीजिए। आपका चैलेंज आज रखा जाता है जनरल कैटेगरीज के लिए 43 मार्क्स, बीसी कैटेगरीज 41, एससी के लिए 37, एसटी 39 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज 40 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट करें, तभी आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए, हम डेली 50 क्वेश्चंस करते हैं और ये 50 क्वेश्चंस बिल्कुल लूसेंट बुक से होता है, कहीं से मैं इधर उधर क्वेश्चंस नहीं लाता। अगर आप लोग कहेंगे तो इस 50 क्वेश्चंस के साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस भी इनमें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग की डिमांड के ऊपर ही मैं करूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा सिर्फ और सिर्फ लूसेंट ही चलाया जाए या फिर लूसेंट में इस 50 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा इंक्लूड करूं। क्योंकि कल कमेंट मैंने देखा था, कमेंट किया जा रहा था कि सारे क्वेश्चंस तो अच्छे हैं लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट ही हमारा चल रहा है, तो लूसेंट तो सभी लोग को पता है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो कि लूसेंट से हटकर होगा इंक्लूड कर सकता हूँ। बाकी जो आपकी मर्जी, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर 50 क्वेश्चन ही चला जाए या फिर कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किया जाए, जो आप कहेंगे हम उस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ शासक है और उनके दूसरी तरफ जो कि वंश के साथ मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक वंश के साथ जुड़े थे। साथ साथ कालाशोक की बात करें तो शिशुनाग वंश के साथ जुड़े थे, यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं, बाकी ऑप्शंस की भी देखना पड़ेगा। अगर महापदम नंद की बात करें तो ये नंद वंश के साथ जुड़े थे, सी का 4 के साथ। तो सी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार जो कि मौर्य वंश के साथ जुड़े थे, और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप इनको पढ़ सकते हैं कि बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार और अजातशत्रु भी कहा जाता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि अमित्रघात और अजातशत्रु जाना जाता था, और ये कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन आपको याद रखना है कि मद्रसार की उपाधि किसने धारण की थी या फिर किसे कहा जाता था, बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है, बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे कह रहे हैं कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची दी गई है, निम्नलिखित में से किस में आपको मिलता है? वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और अंगुत्तर निकाय कह सकते हैं कि एक बौद्ध ग्रंथ है। कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से ना पूछ करके ऐसे पूछ सकता है कि 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जैन ग्रंथ में बात करें तो वहाँ पे कल्पसूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि कल्पसूत्र में 16 महाजनपदों की सूची के बारे में वर्णन किया गया। लेकिन बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था या फिर कराया था? ये क्वेश्चंस मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम ने कराया था। ठीक है, राजा प्रथम ने कराया था। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। और साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने नोट डाउन किया, हम उनको भी देख लेते हैं। देखिए, इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स ये है कि विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले और ये हिंदू मंदिर है। ठीक है, तमिल भाषा में इसे बृहदेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। 11वीं सदी में आरंभ में बनाया गया था, यानी 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये ध्यान रख सकते हैं कि यह मंदिर चोल शासकों की महान कला केंद्र है और यह भव्य मंदिर विश्व धरोहर
के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर शैव धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल रहा है। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट्स और है, आप पढ़ सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महान चोल राजा राजराज चोल ने कराया था, जिनको हम कह सकते हैं राजराज प्रथम। ठीक है, इस और साथ ही साथ यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसके एक और अनाइकट नदी बहती है, यानी कि ये जो मंदिर है कह सकते हैं कि इस मंदिर के दोनों तरफ, एक तरफ कह सकते हैं कि दोनों तरफ खाड़ी है, खाई है, और एक तरफ जो कि अनाइकट नदी बहती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बेरिंग जलद मरुमध्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ईरान और यूएई संयुक्त अरब अमीरात को अलग करती है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हॉर्मुज जलद मरुमध्य पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है, सही तरीके से मैच नहीं किया गया। लोकटक झील मणिपुर बिल्कुल सही है, सांबर झील राजस्थान बिल्कुल सही, लोनार झील महाराष्ट्र बिल्कुल सही, लेकिन गलत हमारा हुसैन सागर झील कर्नाटक में नहीं, ये तेलंगाना में पड़ता है। और हुसैन सागर जो झील है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो जुड़वा नगर कहलाते हैं उनके मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि परियोजना और संबंधित राज्य से संबंधित है, बताइए। देखिए अगर हम बात करें कोसी परियोजना बिहार बिल्कुल सही है। नागा अर्जुन परियोजना की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के साथ होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ। अगर पूछ ले कि किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। उसी तरह से मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, यानी देखिए ये ए का फर्स्ट होगा, ए का फर्स्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश, यानी बी का 3 के साथ, तो बी का 3 के साथ यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, यानी सी का 4 के साथ, तो सी का 4 के साथ यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर पूछ ले कि मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में किस नदी पर है तो ये मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया। हीराकुंड अगर परियोजना की देखें तो ये उड़ीसा में है जो कि महानदी पर स्थित है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे लंबी जो परियोजना है, नदी परियोजना, और यही है हमारा हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध सबसे लंबी बांध मानी जाती है। ठीक है, और सबसे ऊंची बांध बताइए कि कौन सा होता है, नीचे कमेंट करके जल्दी बताइए कि सबसे ऊंचा बांध भारत का कौन सा है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर महान का समकालीन था, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घनानंद। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इन्हीं के समय में कह सकते हैं कि सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रिमीज या फिर जैंड्रीमीज, ठीक है ध्यान रखिएगा, जैंड्रीमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये चीज़ पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे इतिहास में अगर देखें तो पहली ये महिला शासक भी बनी थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ करके गया था? यानी ये अपने इस गुलाम को छोड़ करके गया था अपने विजित प्रदेशों की देखभाल करने के लिए। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक वंश या फिर हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी, जहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि मंगोलों ने भारत पर एक नहीं करीब 6 बार आक्रमण किया था, लेकिन खिलजी ने अपनी सैन्य प्रतिभा से हर बार मंगोलों को पराजित किया।
सल्तनत काल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब था? 1192 में, ठीक है, 1192 में। और इसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। पहले में क्या हुआ था? 1191 जो प्रथम युद्ध था तराइन का प्रथम, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन एक वर्ष के पश्चात ये उल्टा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, यानी कि प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा जिसको टोकन करेंसी कह सकते हैं, प्रचलित की थी। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इस डेट को भी याद रखिएगा, 1329 से 1330 ईस्वी में ये चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैलने का तत्कालिक कारण क्या था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो आपसे पूछा जा रहा है क्या था। तो आपने ये डेफिनेटली पढ़ा होगा कई बार। ये करेक्ट आंसर क्या होगा कि फार्डिनेट की हत्या, ठीक है, फार्डिनेट जो फ्रांसिस फार्डिनेट थे इनकी हत्या थी और यही था प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। अब इससे जुड़ी एक पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। डेट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था और इसे महान युद्ध या फिर सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? परमाणु के नाभिक में होते हैं, बताइए कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी तत्व का 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, यानी हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम जोड़ दें, यानी कि 2 और 2 4, यानी 4 आ जाता है तो द्रव्यमान संख्या उसकी 4 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो वो बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अस्थायी चुंबक जो बनता है वो नर्म लोहे का बनता है। अगर पूछ ले कि स्थायी चुंबक किसका बनता है तो स्थायी चुंबक इस्पात का बनाया जाता है। फिलहाल सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबक बन जाता है और शीघ्र ही इसका चुंबक तो समाप्त भी हो जाता है, इसलिए अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं, जैसे विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रूड, डायनेमो आदि नर्म लोहे का ही उपयोग किया जाता है। इन सभी में नर्म लोहे के प्रयोग के द्वारा ही विद्युत चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसके कई कारण होते हैं, ठीक है, यानी सॉरी इसके कई उदाहरण होते हैं इस टाइप के। अगर हम बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये ऐसा होता है, और इसका और भी अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो ये होता है कि अगर किसी बर्तन में अगर हम सिक्के को रखते हैं तो वो सिक्का भी अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। साथ ही साथ हमें अगर बात करें कोई एक छड़ है, ठीक है, पानी में अगर कोई छड़ होता है वो तिरछी दिखाई पड़ती है, तो इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होता है और भी अन्य कई कारण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। ध्वनि का वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वो है तारत्व। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हम ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों में क्या होता है कि वैद्युत प्रतिरोध तो बढ़ जाता है लेकिन वैद्युत चालकता घटती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं। तो इनको हम लोग नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इससे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है, आप इसको पढ़िए। जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे के लिए अनुपयोगी है, ठीक है, यानी उपयोगी नहीं होता है। पौधों में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है, यानी ध्यान रखिएगा
कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करते क्योंकि इनकी क्षमता ऐसी नहीं होती है। ठीक है, साथ ही साथ इनसे जुड़ी और भी पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि पौधे जो होते हैं वो नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कभी कभी नाइट्रेट का बताइए कि किस तरह से लिखते हैं, तो NO3 और नाइट्राइट को NO2 लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड नाइट्रोजन कहते हैं। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कहा जाता है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। विरोधों का मिश्रण कहीं कहीं देता है, कहीं विरोधाभासों का मिश्रण देता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहा जाता था और इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है, और इसने एक विभाग भी बनाया था और वो विभाग था दीवाने कोई, कृषि विभाग था दीवाने कोई। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, इसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का जो चमकना होता है वो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी एसरसियाई कोलाई। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तपेदिक जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, और ये जीवाणु उत्पन्न करने वाला कौन है। उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हल्दी यानी कि टर्मरिक चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, निकोटीन। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, तो राइबोसोम यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ से भाई बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या है, यानी मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि गलत है, बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा। चलो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखे। हाँ बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी के सभी बिल्कुल सही है। देखिए न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ये पॉइंट भी सही है। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी गलत नहीं था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कानून के समान संरक्षण जो वाक्य कहाँ से लिया गया। कानून के समान संरक्षण जो वाक्य वो कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ के संविधान से लिया गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग लाइक करने में यार बहुत कंजूसी करते हो, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो।
यार लाइक करने में क्या आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक कर दो, हमें अच्छा लगता है और हमें भी उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, बस अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो हमें, हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है, बस इसीलिए हम लाइक करते मांगते हैं, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो। और देखिए यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो 1935 के साथ साथ जर्मन का वीमर संविधान से लिया गया आपात संबंधी उपबंध। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध होता है दल बदल कानून से, और दल बदल कानून अगर हम बात करें तो ये 1985 में हुआ था 52वें संविधान संशोधन के तहत। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, और वो अनुच्छेद कौन कौन से। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, 14 से 18, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा जो होगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर डी, यानी कि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, ठीक है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मौलिक कर्तव्य जो है वो सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य जो है वो 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और ये सोवियत संघ से ग्रहण किया गया, ठीक है, सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया था, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो मौलिक अधिकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन बी सही होगा। मौलिक अधिकार 12 से 35, ठीक है, 12 से 35 तक आता है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था। नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया था, 1994, ठीक है, सॉरी 1944 में खोला गया था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1944 में, 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, हथकरघे से मुझे एक चीज़ याद आया, हैंडलूम डे, बताइए नीचे कमेंट करके विश्व हथकरघा दिवस, सॉरी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज जो है वो किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। कथक नृत्य, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कथक नृत्य से वो संबंधित है, और कथक नृत्य मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और साथ ही साथ राजस्थान का भी है। अगला पॉइंट कह रहा है कि आइस हॉकी खेल परिसर के किस नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी के खेल परिसर का किस नाम से जाना जाता है। आइस हॉकी जो है वो रिंक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, रिंक। अच्छा बताइए कि एरिना क्या होता है। एरिना जो वो घोड़सवारी जो होता है उनका ये खेल परिसर है। वेलोड्रम मैंने आपको कल बताया था साइकिलिंग के लिए, और मैट तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैट कई चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ठीक है, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की स्टार्टिंग 1961 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 50 MCQ में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी और नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की स्कोरिंग आपकी क्या रही और वीडियो कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अंत भला तो सब भला। अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस का। देखिए क्यूज क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ये लगा रखा है। क्यूज क्वेश्चन ये कि विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करके बताएगा तो और भी अच्छी बात है, जितना आपको पता है उतना